तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम और गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा हम बात करेंगे एरिया वेक्टर। एरिया आमतौर पे एरिया को एक स्केलर समझा जाता है लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी कैसे हम शो कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। मेरे पास एक पेपर पीस है, देखिए ये लेंथ एंड ब्रेड्थ से मैंने एक रेक्टेंगल की शेप में एरिया लिया है। तो एरिया में दो डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो एरिया को समझने के लिए हम बात करेंगे एरिया। इसमें दो डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेड्थ, मान लीजिए ये दो डायमेंशन है हमारे पास। तो ये लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर हम ये एक्स वाई प्लेन में मैंने लिया है, अगर मैं इसका प्लेन चेंज कर देता हूँ देन एरिया की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर ये अलग अलग प्लेनों में इसकी डायरेक्शन अलग, प्लेन्स में अलग अलग इसकी डायरेक्शन हो जाती है। जैसे ये एल एंड बी, तो ये एल एंड बी, ये लेंथ वेक्टर देखिए एक्स एक्सिस में लेंथ अलग है, एक्स वाई एक्सिस में लेंथ का अलग डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हम ले सकते हैं इसको एल क्रॉस बी, और एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेना हमारे लिए इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने जैसा है। तो एल क्रॉस बी, एल बी साइन थीटा ऐसे हम ले सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एल एंड बी। तो सिंपली अब देखिए ये ऊपर वाले सरफेस का या इस सरफेस का एरिया की डायरेक्शन आगे होगी, लेकिन इसकी कहाँ होगी, इसकी ये होगी बी क्रॉस एल हो जाएगी, बी क्रॉस एल विच इज नेगेटिव ऑफ द एल क्रॉस बी। तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे जो एरिया आया इसकी डायरेक्शन ये है, और ये जो एरिया आया इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो एल क्रॉस बी, ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये एल बी ये आ जाएगी, और बी क्रॉस एल करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरह से एरिया की डायरेक्शन चेंज होती है हर उसमें, हर प्लेन में एरिया की डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसलिए हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी ही कंसिडर करेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी से इसको ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप एक इस फार्मूले से आप साइन थीटा से ये एंगल अगर आप चेंज कर देते हैं ये, तो इस फार्मूले से आप इसके एरिया निकाल सकते हैं किसी भी टाइम में। मान लीजिए थीटा को आपने 30 डिग्री कर दिया तो साइन 30, तो ये हाफ हो जाएगा एरिया, साइन 30 इज 1/2। एंड ये इस तरह से हम एरिया की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एक रेक्टेंगल में या इसमें पैरेललोग्राम में। तो और एरिया की ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या चीज़ है, एक एरिया में से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं, ये टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन टोटल लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines passing through, total number लिख देते हैं, total number of electric line passing through a surface area, और through an area is called, surface area बोल देते हैं या area बोल दो, is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फ्लक्स का मतलब कितना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बह रहा है, कितना टोटल इसमें से पास हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। इट इज नोटेड बाय फाई, फ्लक्स इज नोटेड बाय फाई। एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसको अगर आपके पास E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
field strength, number of lines passing, electric lines passing through unit area। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से ई लेने जा रही हैं। अब सिंपली एक यूनिट एरिया से ई लेने जा रही हैं और टोटल एरिया ए है आपके पास, ए से कितनी जाएंगी, तो यूनिट इनटू टोटल एरिया। यूनिट से मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से या 1 मीटर स्क्वायर से अगर ई लेने जा रही हैं तो टोटल लाइनें कैसे निकलेंगी, एरिया से भाग मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला डेवलप हुआ है E इंटू ए। लेकिन ये फार्मूला अगर ये अगर मैं एरिया को ये चेंज कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ये एरिया है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको बैंड कर दिया, इसको किसी एंगल से ट्विस्ट कर दिया, तो क्या होगा, सारी लाइनें पास नहीं होंगी, कुछ लाइनें बाहर से जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर से जाएंगी। तो मैं इसको फिर दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं और मैंने एरिया ये रखा हुआ था, अब मैंने इसको ये ऐसे लिटा दिया, देन सारी लाइनें इससे पास नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। ये तो काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं ई डॉट ए। अब ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको सरफेस को ऐसे रख देता हूँ पैरेलल टू, अब देखिए एरिया की डायरेक्शन ये 90 डिग्री है और यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन पैरेलल टू ई है और ये एरिया की डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे कुछ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे बात बनेगी ई डॉट ए कॉस 0 cos 0 इज 1। तो फ्लक्स सारे का सारा ई ए के बराबर होगा, ई इंटू एरिया। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसमें इस केस में क्या होगा, 90 डिग्री है, थीटा इज 90 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, एरिया की डायरेक्शन ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि एरिया की डायरेक्शन एल और बी के जो प्लेन एल और बी को कंटेन करता है, लेंथ और ब्रेड्थ को कंटेन करता है, उसके परपेंडिकुलर इसकी एरिया की डायरेक्शन होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये ई ए कॉस 90 इसका बनेगा cos 90 0। तो कोई भी लाइन इससे लिंक नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे ये एरिया है और ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एरिया की डायरेक्शन ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो क्या होगा, कोई भी इससे लाइन लिंक नहीं कर रही है, कोई भी फ्लक्स इससे, क्योंकि इसमें मोटाई तो होती नहीं, इसमें एरिया की 2 डायमेंशन होती है, तो इससे कोई भी लाइन लिंक नहीं करेगी, कोई भी लाइन से टचिंग जाएगी नहीं, इससे पास नहीं होगी। तो ये 90 0। तो नाउ वी हैव डेवलप्ड अ फार्मूला। हमने एक फार्मूला हमारे पास आ गया कि फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो अगर एरिया इस तरह से है, एरिया हमारे पास ऐसे है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस एरिया से तो लाइन लिंक करेगी, इससे कम से कम करेगी, एंगल से कम करेगी। और तो हम कैसे करेंगे, छोटे छोटे एरिया को छोटे छोटे पीस बना देंगे ds करके और इन सबको जोड़ लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू, या स्मॉल फाई निकालना है तो डी फाई, थोड़ा डी फाई निकाल लेंगे हर जगह पे। इसे यहाँ पे डी फाई, ये डी फाई, ये फाई, तो डी फाई बोल देते हैं छोटे छोटे उनको फ्लक्सेस को। यहाँ पे ये वाला, इसमें से कितनी जाएगी, ठीक है, ये बहुत सारे एरियाज बन गए हैं। तो ई डॉट डी एस की तरीके से हम निकालते हैं। अगर छोटे पीस हमारे पास एरिया के यूनिफॉर्म एरिया नहीं है तो हम छोटे छोटे करके उनको फिर जोड़ लेते हैं। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करके, इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन करके ये निकाल लेते हैं ई डॉट डी एस। अगर ये क्लोज एरिया है तो क्लोज एरिया में ऐसे हम लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास फ्लक्स का। अब फ्लक्स का हमने क्या निकालना है, डायमेंशन और यूनिट्स निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन और यूनिट। तो फाई हमने एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर है, और इसके ई डॉट ए, तो ई डॉट ए
ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, आपको याद होगा E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, ये इसकी डेफिनेशन है। तो एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट्स बनेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसकी डायमेंशन फार्मूला, फाई का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा न्यूटन इज M/L/T-2, फोर्स है, मीटर L स्क्वायर है, कूलम करंट इनटू टाइम 80-1। तो इनको आप कर लेंगे M/L⁻3 T⁻2 and -1 -3 एंड A⁻−1, ये आपके पास डायमेंशनल फार्मूला इसका आ जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम क्या है? जिसको गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, गॉस लॉ, गॉसेस थ्योरम और गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास अगर इसमें चार्ज आपने इनक्लोज कर लिया है, क्लोज एरिया में सरफेस एरिया है या कोई भी बर्तन चीज़ है इसमें, तो यहाँ से टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये थ्योरम ये बताती है। तो ये इसका रिलेशन बताती है चार्ज और फ्लक्स का। तो गॉसेस सेज दैट कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q, दैट इज Q/ε0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द closed surface area इन वैक्यूम लिख देते हैं, क्योंकि जो ये परमिटिविटी है वैक्यूम के लिए है, इज और वैक्यूम इज इक्वल टू या 1/ε0 टाइम्स द total charge enclosed by closed area, तो सिंपली है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एरिया, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया बोल सकते हैं, इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज एरिया। तो इसने जितना चार्ज इनक्लोज किया है उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। ठीक है, ओके, इसको साफ कर देते हैं। तो अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए फाई इज इक्वल टू Q/ε0, और फाई किसके बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से E.ds होता है, तो Q/ε0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E/डॉट-एरिया बराबर है Q/ε0। ये गॉस थ्योरम ही, ये सारा गॉस थ्योरम के रूप हैं। तो इस तरह से अब इसका प्रूफ हम कब पढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे कि इसको प्रूव करेंगे, तो हम एक consider a charge Q चार्ज को हम कंसिडर करेंगे, और Q चार्ज यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, Q चार्ज एट पॉइंट O, और एक स्फीयर लगाएंगे इसकी चारों तरफ, एक स्फेरिकल स्फीयर लगा देंगे, और स्फीयर पे ये हमने R रेडियस पे स्फेरिकल, और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेना, पॉइंट P मान लीजिए है हमारे पास, कंसिडर पॉइंट P ए लिखेंगे, कंसिडर चार्ज Q एट प्लस Q कर देता हूँ मैं, एट पॉइंट O, ठीक है, एंड कंसिडर अ स्फीयर, कल्पना करनी है, कंसिडर स्फीयर ऑफ रेडियस R
विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, लेट P be a point ऑन स्फीयर। तो हमने इस पे P कोई पॉइंट ले लिया स्फीयर पे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक एरिया ds लेना है जिसमें पॉइंट P हो। लेट ds इज एनी एरिया एट विच अराउंड कर लेते हैं P के अराउंड है एरिया, हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ हम लगा सकते हैं बाय कूलम लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं एट P, E एट P, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ r लिया है हमने, r लिया है, तो ये डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं इसको, q/r²। r यूनिट वेक्टर मैं लिख देता हूँ क्योंकि r यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, तो ये बाहर की तरफ होगा। इस डायरेक्शन ऑफ रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने r यूनिट वेक्टर है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, फ्लक्स निकालना है यहाँ पे कि कितना फ्लक्स यहाँ पे निकलेगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ। नाउ फ्लक्स थ्रो ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कितनी पास होंगी E ds से, तो सिंपल फ्लक्स E डॉट ds होता है, E डॉट ds। तो ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे है और ds की वैल्यू, ds की डायरेक्शन क्या होगी, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज एरिया की डायरेक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, r के अलोंग होगी, r के अलोंग, ठीक है, r के अलोंग होगी। तो ये फ्लक्स फाई E डॉट ds will be equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square r dot ds वेक्टर। तो r डॉट ds क्या होगा, देखिए ध्यान से, r डॉट ds, r पैरेलल है ds के, तो r ds cos 0 r ds, r तो 1 है, तो r की वैल्यू 1 है, तो 1 ds कर देते हैं, 1 ds, तो ds आ जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारे पास E डॉट ds, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r² ds। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग कैसे करेंगे, E डॉट ds को इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, q अपॉन r² कांस्टेंट है, और ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्लोज एरिया। तो टोटल E डॉट ds फ्लक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, इसको फ्लक्स लिख देते हैं, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स फाई लिख देता हूँ, बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r², और इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r²। तो मैं इसकी जगह 4 पाई r² लिख सकता हूँ, इसकी जगह 4 पाई r², ठीक है। ये जो है इसको मैंने 4 पाई r² लिख दिया। तो 4 पाई से 4 पाई, r² से r², फाई इज इक्वल टू q/r²।
एप्सिलॉन नॉट विच इज़ गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ये इसका प्रूफ हो गया कि भाई एक ये एरिया है और फ्लक्स बाहर से आ रहा है, तो क्या ये इसके जो अंदर जो चार्ज फ्लक्स निकल रहा है उसको इफेक्ट करेगा? तो सिंपली या फिर इसमें कोई चार्ज नहीं है एरिया में, इसमें कोई सरफेस एरिया है, इसमें चार्ज Q0 है, तो क्या फिर भी फ्लक्स निकल रहा है इसमें से? तो इसका क्या, तो इससे क्या गॉस थ्योरम फेल हो रही है? तो सिंपली इससे गॉस थ्योरम फेल नहीं हो रही है, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, टोटल फ्लक्स कैसे बनेगा? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स कमिंग फ्लक्स माइनस आउटगोइंग फ्लक्स, तो ये 0 आ जाएगा। तो एंटरिंग फ्लक्स माइनस आउटगोइंग फ्लक्स विच इज़ 0। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा ओवर होता है। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।